हेलो वेलकम दोस्तों। वेलकम टू इन्वेस्टिफाई यू चैनल, योर गाइड टू स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क टेक्नोलॉजीज इंडिया का रिजल्ट्स कैसे आया है। रिजल्ट्स कल ही पब्लिश हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये। ACS सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, मेनली हार्डवेयर के ऊपर काम करता है। अभी वो AI के ऊपर भी काम कर रहा है। तो पिछला साल ये बहुत ही चर्चे में रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। आप अगर देखेंगे ईयरली 1 ईयर में लगभग 67% रिटर्न दिया है। ये तो रिसेंट फॉल के बाद 67% दिख रहा है, बट अगर आप विदाउट फॉल मेजर करेंगे तो लगभग डबल कर दिया है 1 साल में पैसा। बट इसका वैल्यूएशंस आप अगर देखेंगे 130 का है, मतलब बहुत ही हाईली स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन है इसका, लगभग 130 का। तो चलिए हम लोग रिजल्ट्स एनालाइज करते देखते कि इसका वैल्यूएशंस इसका रिजल्ट्स के साथ मिलते हैं कि नहीं, मतलब इसका रिजल्ट्स ये वैल्यूएशंस को मीट कर पा रहा है कि नहीं, वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली उसका रिजल्ट्स में पहले आते हैं। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये कम्प्लीटली बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी स्टॉक्स का। आप लोग का ड्यू डिलिजेंस करके ही, अपना रिसर्च करके ही कोई भी स्टॉक में बाय या सेल करें। चलिए रिजल्ट्स में देखते हैं। तो देखिए इसका ये लिखा नहीं है कहीं पर भी ये नंबर्स किस में हैं, मिलियंस में है या करोर्स में है या लैक्स में है। बट मैं स्क्रीनर में चेक किया था इनका रिजल्ट्स, अगर आप देखेंगे तो स्क्रीनर में भी अपडेट हो जाता है। फिगर्स इन करोर्स में 334 करोड़ दिखा रहा है, तो मतलब ये मिलियंस में दिया हुआ है। तो मिलियन से आप कैसे एक्सक्यूज़ मी दोस्तों, मिलियन से आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे करोड़ में, बहुत ही ईजी है। आप क्या करेंगे, जो भी अमाउंट दिया हुआ है उसका 1 डेसिमल पॉइंट आगे कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल इनकम पिछला साल इस क्वार्टर में 2579.13 था, तो इसको करोड़ में करने के लिए 1 पॉइंट आगे कर देंगे, तो 1 डेसिमल पॉइंट आगे करने से कितना हो जाएगा 257.9, मतलब लगभग 258 करोड़ का इसका पिछला साल का इस क्वार्टर में रिजल्ट हुआ करता था। तो कोई भी रिजल्ट आप जब देखेंगे तो 3 टाइम का रिजल्ट दिया हुआ रहता है। एक होता है कि पिछला साल का इस क्वार्टर का कैसा हुआ था, पिछला क्वार्टर में कैसे हुआ था, और इस क्वार्टर का कैसे हुआ था। तो पिछला साल इस क्वार्टर में उसका 257.9 करोड़ का कमाई था। ठीक है दोस्तों, ये अदर इनकम मिला के इस क्वार्टर में कितना हुआ 335 करोड़, और पिछला क्वार्टर में कितना था 253 करोड़। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दोनों क्वार्टरली और ईयरली दोनों बड़ा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सपेंसेस कितना कितना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही, मटेरियल तो ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो कितना हुआ है, पिछला साल था 209 करोड़, पिछला क्वार्टर था 228 करोड़, और इस क्वार्टर में कितना हुआ 252 करोड़। चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स देखते हैं हम लोग। यह क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कोई भी कंपनी पूरा माल सेल नहीं कर पाता है एक क्वार्टर में, तो कुछ बच जाते हैं वो नेक्स्ट क्वार्टर में सेल करता है या उसका नेक्स्ट क्वार्टर में सेल करता है, उसका हिसाब से रिजल्ट एडजस्ट होता है। अगर वो बेच नहीं पाता है इस क्वार्टर में तो इन्वेंटरी फिनिश गुड्स का नेगेटिव में दिखाता है, और जब सेल कर पाता है तो पॉजिटिव में दिखा देता है। तो इसमें ये इस बार पॉजिटिव रहा है लगभग 9.9 करोड़ का। फिर आते हैं हम लोग एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, वो तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं कंपनी के लिए, उसका भी खर्चा देखना पड़ता है। फिर आता है आपका फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट हम लोग का लगभग स्टेबल रहा है, क्योंकि ये उतना कर्जा वाला कंपनी है नहीं, तो इसका इंटरेस्ट भी उतना नहीं भरना पड़ता है। तो 1.8 करोड़ था पिछला साल, इस साल 1.4 करोड़, लेकिन क्वार्टरली थोड़ा बढ़ा है, शायद शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लोन कुछ लिए होंगे, बट वो मैटर नहीं करते, ये हाई रिजर्व वाला कंपनी है।
फिर डिप्रिसिएशन तो होगा ही, आपका एसेट डिप्रिशिएट होगा जितना टाइम जाएगा, तो 6.8 करोड़ से अभी 11.3 करोड़ में आया है। क्वार्टरली भी माइनर चेंजेस हुआ है। तो अल्टीमेटली अगर देखेंगे हम लोग का जो टोटल एक्सपेंस हुआ है पिछला साल 222 करोड़ से 294 करोड़, और पिछला क्वार्टर 218 करोड़ से 294 करोड़। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों फ्रंट में ही एक्सपेंसेस भी बढ़ा है। अब ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि जो इसका एक्सपेंसेस बढ़ा है वो उसका रेवेन्यू का बराबर बढ़ा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन एक्सपेंसेस उतना नहीं बढ़ता है, तो मार्जिन एक्सपेंशन उसमें होता है तो कंपनी के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए रेवेन्यू जितना बढ़ गया उतना उससे ज़्यादा खर्चा बढ़ गया तो फिर मार्जिन में प्रेशर आता है, वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो वो भी देखेंगे हम लोग का कि इस बार का मार्जिन कितना आया है। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम कितना हो गया, दोनों अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 करोड़ से बढ़ के हो गया है 40 करोड़, और 34 करोड़ से क्वार्टरली भी और ईयरली भी दोनों बढ़ा है। तो इट इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को टैक्स दे के सब कुछ दे के कंपनी के पास आखिर प्रॉफिट कितना बच रहा है इस क्वार्टर में 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सेम पिछला साल सेम क्वार्टर में 26 करोड़ था और पिछला क्वार्टर में लगभग 25 करोड़ था। तो यहाँ भी ईयरली और क्वार्टरली बढ़ोतरी हुआ है इसका प्रॉफिट में। इसके बाद मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि ईपीएस बढ़ा है कि नहीं। देखिए जब भी प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो आपका ईपीएस ऑब्वियसली बढ़ेगा, और ईपीएस बढ़ना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपका वैल्यूएशंस को सस्ता करता है। देखिए दो तरीके से आपका पी कंपनी का कम हो सकता है, या तो आप आपका कमाई बढ़ाइए, आपका ईपीएस बढ़ाइए, या तो आपका शेयर प्राइस फॉल, मतलब शेयर प्राइस कम होगा। तो इसमें देखिए पिछला क्वार्टर में कितना था, 4.77 से बढ़ के हो गया 5.38, और 4.56 से हो गया है 5.38। तो रिजल्ट का समरी क्या है दोस्तों कि नंबर 1 रेवेन्यू फ्रंट में पॉजिटिव है, प्रॉफिट फ्रंट में भी पॉजिटिव है, ईपीएस फ्रंट में भी पॉजिटिव है। ये हम लोग ये रिज़ल्ट देख के डिसिफर कर सकते हैं। अभी हम लोग को क्या देखना है, रिज़ल्ट तो देख लिए हम लोग, चलिए सारा पॉजिटिव है, लेकिन क्या ये एक्सपेक्टेशन बाज़ार का मीट कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए कोई भी रिज़ल्ट जब आप देखेंगे, भले ही रिज़ल्ट अच्छा हो फिर भी आप देखेंगे कोई कंपनी क्रैश करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्रैश करेगा, देखिए मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता हूँ कि ये क्या होगा, मैं जस्ट इसको एनालाइज करने के लिए कुछ एग्जांपल लेता हूँ। तो कुछ कंपनीज आप देखेंगे रिज़ल्ट अच्छा देने के भी बाद फॉल करता है और रिज़ल्ट बुरा होने के बाद भी उठता है। तो इसके बाद रिज़ल्ट देखने के बाद ही हम लोग को डिसीजन कुछ नहीं लेना है, उसके साथ देखना है कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस क्या था, क्या उसको मीट कर पाया कि नहीं। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन अगर आप देखेंगे इस बार का कितना था, दिसंबर में रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था 319.7 करोड़ और उसका आया कितना है 333 करोड़। तो लगभग 4 से 5% का सरप्राइज है, मतलब ज़्यादा जितना एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा ये कमा के दिखाया है। आप बोलेंगे कि यहाँ 334 क्यों दिखा रहा है, हम लोग तो रिज़ल्ट में इसका इनकम देखे थे, रिज़ल्ट में इसका इनकम था देखिए 335 करोड़। कोई भी जब एनालिस्ट वगैरह आपका मतलब रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन देते हैं वो अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही देखते हैं खाली, इसलिए उधर 334 करोड़ दिखा रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखिए 334 करोड़ से वो अदर इनकम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू तो बढ़ गया है बट उसका जो ईपीएस एक्सपेक्टेशन था वो बढ़ नहीं पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया, मतलब वो मीट क्यों नहीं कर पाया। एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था कि 5.60 आएगा उसका ईपीएस, मतलब वो चाहते थे कि इस रेवेन्यू में इससे ज़्यादा प्रॉफिट आना था, मार्जिन और एक्सपेंड करना था, बट वो नहीं होके 5.38 आया। चलिए एक माइनर सा
एक्सपेक्टेशन मीट नहीं किया है। बट आप ये चेकआउट कीजिए कि पिछला जितना भी क्वार्टर्स है, हर क्वार्टर में वो इन्वेस्टर्स को सरप्राइज ही दिया है, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा ही डिलीवर किया है। ये एक क्वार्टर था पहली बार जो इसको मीट नहीं कर पाए, ये एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, ये तो हो गया मार्केट एक्सपेक्टेशंस, और एक होता है आपका जो प्रोमोटर्स या कंपनी जो गाइडेंस देते हैं उस गाइडेंस को मीट नहीं कर मतलब कर पाया या नहीं कर पाया, ये देखना है। तो उसको देखने के लिए देखिए आपको थोड़ा जो कॉन कॉल वगैरह होता है कंपनीज का वो देखना होता है, कॉन कॉल देखना होता है। फिर कॉन कॉल आप सुन भी सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनर में आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। देखिए अक्टूबर का टाइम इसका ट्रांसक्रिप्ट दिया रहता है, छोटा नोट्स भी दिया रहता है, ये सब आप देख के मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसका मतलब जो कंपनी बोला था गाइडेंस मैनेजमेंट का वो मीट कर पाए कि नहीं। तो जनरली गाइडेंस ईयरली होता है, ईयरली गाइडेंसेस टोटल ईयर में हम लोग कंपेयर करने से ज़्यादा अच्छा है। तो क्वार्टरली भी लगभग थोड़ा बहुत सेम तो होना चाहिए। इधर अगर आप देखेंगे तो बहुत कोई भी कॉन कॉल आप करेंगे तो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली सर्च करूँगा, मान लीजिए गाइडेंस, ये आप फ्री टाइम में पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई एक जन पूछा था, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोई पूछा था कि गाइडेंस का बारे में, तो वो रिप्लाई क्या किया था कि आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट वी शुडेंट बी ट्राइंग टू चेरी पिक गाइडेंस, आवर हार्ड गाइडेंस इज ऑन द ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू विच वी आर अंडर राइटिंग टू 35%। तो ये लोग रेवेन्यू ग्रोथ 35% बोला हुआ था, ठीक है। ये ईयर ऑन ईयर गाइडेंस होता है, तो 35% इसका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए ऐसे बोला था। और इसका मार्जिन में देख लेते हैं, मार्जिन का कोई गाइडेंस दिया है कि नहीं। एक्चुअली ये बहुत बड़ा होता है इसका कॉन कॉल, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो मैं जस्ट सर्च करके मार्जिन वाला वर्ड सर्च करके देखता हूँ कि इसका रिलेटेड कोई क्वेश्चन इधर आया था कि नहीं। एक मिनट दोस्तों, इधर देखिए। यहाँ पे कोई पूछा था कि so 14 to 14.5% is the range where EBITDA margin for financial year 25 should lie। तो मैनेजमेंट ने इसको येस किया था, मतलब कंफर्म किया था। तो मैनेजमेंट बोल रहा है इनका EBITDA मार्जिन 14 से 14.5 तक ईयर का, फाइनेंशियल ईयर 25 का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका मैनेजमेंट का क्या क्या देखें। एक तो एक नंबर 1 हो गया कि उसका रेवेन्यू जो ग्रोथ होगा 35% से बढ़ेगा ईयरली, और जो मार्जिन होगा EBITDA मार्जिन, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, EBITDA मार्जिन उसका 14 to 14.5% में होना है। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा अगर हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं डायरेक्टली PDF में लिख रहा हूँ। तो अभी चेक करते हैं इसका मार्जिन कैसे आया। तो पहले तो स्क्रीनर में जो मार्जिन दिया हुआ रहता है कंपनी का वो OPM मार्जिन होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो और EBITDA मार्जिन अलग होता है, ठीक है। वो डिप्रिसिएशन को भी कंसिडर नहीं करके जो मार्जिन होता है, अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, वो अलग होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अलग होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले अगर हम लोग देखेंगे तो आप देखिए ये पिछला साल कितना था। पिछला साल इनका दिसंबर 2023 में अगर आएंगे तो 14% था, और अभी वो हो गया 13%। और सितंबर पिछला क्वार्टर में भी 14% था, वो हो गया 30%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा फॉल किया है कंपनी का। और EBITDA मार्जिन अगर हम लोग देखेंगे,
ये सब डिटेल्स दोस्तों आप लोगों का जो कंपनी प्रेस रिलीज़ करते हैं या पीपीटी शेयर करते हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। मैं अगर बीएसई साइट में जाता हूँ, यहाँ पे आप नेट वेब एक मिनट, नेट वेब टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे। देखिए यहाँ प्रेस रिलीज़ भी कंपनी की यहाँ है, यहाँ पर ये लोग जनरली समराइज़ करके देते हैं। ये देखिए, तो इनका टोटल इनकम तो 30% से ईयरली बढ़ा है और कंपनी गाइडेंस दिया था 35% का, बट ये मतलब एक क्वार्टर का नहीं, पूरा ईयर का गाइडेंस था 35%। तो टोटलिटी में नेक्स्ट क्वार्टर में जब रिजल्ट्स आएगा तो फाइनेंशियल ईयर 25 का वो 35% मीट होना चाहिए। और एबिटा मार्जिन देखिए, सॉरी ये एबिटा जो अर्निंग्स हुआ है कितना हुआ है, 455 करोड़ हुआ है, वो 17% बढ़ा था। ये हो गया आपका एबिटा मार्जिन। एबिटा मार्जिन था 15%, वो गिर के अभी हो गया है 13.6%। बट हम लोग क्या देखे थे, मैनेजमेंट का गाइडिंग था 14 to 14.5%, वो पूरा ईयर का था। तो पूरा ईयर का हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने से ही कैलकुलेट करेंगे। तो बट ये हम लोग देख सकते हैं कि उसका मार्जिन तो थोड़ा सा फॉल किया है, रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, बट जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, क्योंकि खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मार्जिन थोड़ा सा फॉल किया है। और एक चीज़ है कि आप देखिएगा इसका जो सेल्स है, जिस रेट में बढ़ रहा था पिछला क्वार्टर्स, वो रेट भी थोड़ा सा इस क्वार्टर में स्लो हुआ है। तो ये देखिए, ये ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, एक दो क्वार्टर्स में ऐसे हो सकता है। कंपनी बहुत अच्छी है, वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड है, 130 का पी है। कंपनी को ये पी जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। फ्यूचर पी भी आप निकाल सकते हैं, उनका ग्रोथ गाइडेंस है 35% बोला है, उसका हिसाब से आप फॉरवर्ड पी भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना रीज़नेबल है। तो दोस्तों यही आज का वीडियो था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी आपका इशू हो कमेंट्स में लिखिएगा। मैं ट्राई करूँगा सब कवर करने के लिए, कमेंट्स में रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू।